तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि सर फंडामेंटल इंग्लिश क्या होती है, या फिर इंग्लिश को हम जब भी शुरू करें तो बेसिक से क्यों शुरू करें। देखिए, बेसिक से शुरू करने से ये होता है कि आपको इसका जो 1 by 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप जब आपके पास में पूरा नॉलेज होगा, जब आप इस लॉजिक को जान पाएंगे कि मतलब इंग्लिश को बेसिक से शुरू क्यों करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कुछ एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो वो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं। मैं उनको सबसे पहले रीजन बताता हूं कि बेसिक पढ़ना जरूरी क्यों है। हाँ, सुनने में ऐसा लगता है कि अल्फाबेट एकदम इजी है, लेकिन इसके भी अनेक आयाम हैं। मैं सिर्फ अल्फाबेट के बारे में बात नहीं करूंगा। देखिए, वैसे ये इंफॉर्मेशन तो आप सभी के पास में है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये अपने आप में एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल है। यदि मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो इंग्लैंड के लोगों को दर्शाता है। लेकिन मैं यदि बात करूं इंग्लिश इन जनरल एज ए लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मन के अंदर जो कुछ भी विचार है, जो कोई भी ख्याल है, जो कुछ भी मेरे मन के अंदर है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको आप तक इंग्लिश माध्यम में यानी कि इंग्लिश मीडियम में आपसे बात करूं। अंग्रेजी के जरिए यदि मैं आपको बताना चाहूं तो फिर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली हम कोई भी लैंग्वेज है, पंजाबी, हिंदी, मराठी, जो कुछ भी लैंग्वेज है उसके माध्यम से डिस्कस करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एंड अपार्ट फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश, ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि हमारे पास में बहुत डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल दोनों ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर को इस टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जैसे कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हमें कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना होता है। तो इंग्लिश बेसिकली एज ए लैंग्वेज के लिए इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि मान लो मेरे दिमाग में कोई विचार है, मेरे दिल में कोई ख्याल है और मैं इसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी एज ए वे ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी आयाम है जहां पर यह जरूरी है। तो मेरे देखिए शुरुआत कहां से होती है। मान लो मैं कुछ भी सोच रहा हूं, मैं मेरे दिमाग में कुछ भी सोच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज को आपके सामने एक्सप्रेस करूं। यदि मैं मेरे विचारों को, मेरे आइडियाज को यदि आपके सामने मैं व्यक्त करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन विचारों को ध्वनि का रूप देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, सबसे पहले मेरे दिमाग में रहेगा, वो रहेगा थॉट, मैं जिसको आइडिया भी बोल सकता हूं। ये सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा, ठीक है ना। अब ये मेरे पास में आओ और मैं आपके सामने आके खड़ा हो गया, अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, लेकिन मेरे मन में थॉट या आइडिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ध्वनि का रूप देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ध्वनि का रूप देना पड़ेगा। तो इससे हम जो कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे तो इससे एक चीज बाहर आएगी, वो क्या होगी, साउंड, जो क्या होगा, एक आवाज होगी, ठीक है ना। तो एक चीज यहां से क्वालिफाई हो गई, यहां से समझ में आ गया कि भाई लैंग्वेज की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, जी ध्वनि होती है, जिसको हम कहते हैं साउंड। तो मेरे मन में जो भी आइडियाज है, जो थॉट है, मुझे उनको आपके सामने अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कि मुझे साउंड की जरूरत पड़ेगी, मुझे आवाज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो थॉट और आइडिया है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, साउंड। तो थॉट, आइडिया, क्या हो गया यहाँ पे, साउंड। तो हमारी लैंग्वेज कहां से आई, साउंड से आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप जो कोई भी साउंड करते हैं ना, जरूरी है कि हमारा वो साउंड है ना मीनिंगफुल होना चाहिए। वैसे तो मैं आपके सामने 1 घंटे तक कुछ भी ऐसे बोलता ही रहूं, आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं आपके सामने आया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन मॉडर्न इंग्लिश, तो इससे आपको यह समझ में आया कि मैं आपको ग्रीटिंग कर रहा हूं, आपका अभिवादन कर रहा हूं। तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, मेरे मुंह से जो कोई भी आवाज निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यदि वो मीनिंगफुल है तो जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैं उसको यह समझाने में सफल रह सकूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उस साउंड का मीनिंगफुल होना जरूरी है। यदि साउंड मीनिंगफुल नहीं है तो जो लोग मेरे सामने खड़े हैं वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो साउंड भी हमारा 3 प्रकार का हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यह बात बताई है कि ये मौखिक, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो हमारी ध्वनि होती है, साउंड होती है। अब ये साउंड हमारा ऐसा भी हो सकता है मैंने जो कुछ भी बोला वो एक लेटर हो सकता है, ठीक है। मैंने जो कुछ भी कहा वो एक लेटर हो सकता है। लेटर के हिसाब से मैं क्या बना सकता हूं, मैं वर्ड बना सकता हूं। जो कुछ भी मैंने कहा वो एक लेटर हो सकता है, वो एक वर्ड हो सकता है, वो एक स्टेटमेंट हो सकता है, ऑल्सो नाउन एज वो एक सेंटेंस भी हो सकता है, जो कुछ भी मैंने कहा, ठीक है ना। अब इंग्लिश के अंदर ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो वर्णमाला होती है, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। और लेटर और कॉन्सोनेंट, लेटर यानी जो 26 लेटर्स जो होते हैं, जिसके अंदर वावल और कॉन्सोनेंट है, उनके मिलने से हमारी वर्णमाला बोलती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फाबेट।
तो लेटर्स जो हमारे पास में होते हैं वो कितने होते हैं इंग्लिश के अंदर 26 होते हैं। उसको भी हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है ना, इसको भी हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब इसको जान लेंगे। तो लेटर्स के मिलने से हमारा वर्ड बनता है और वर्ड के मिलने से हमारा क्या बनता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस के बाद में पैराग्राफ बनता है जिसको पैसेज भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से एक चैप्टर प्रिपेयर होता है और चैप्टर्स के बाद में एक बुक का निर्माण होता है। इस प्रकार से लैंग्वेज का क्रिएशन भी इसी प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी साउंड हम बोलते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। यदि वो मीनिंगफुल है तो जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है हम उसको ये समझाने में सफल होंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो मेरे द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो एक लेटर भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? विच इज द सिंगल वन यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज जो होती है वो आपका क्या होता है? मैंने ऑरल नहीं पूछा है। द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगी? साउंड होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? साउंड होगी। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की यदि बात करें तो वो होगा अक्षर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। तो वो अक्षर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है कि मान लो मैंने ये ले लिया टी। देखिए अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि मैं इन तीनों चीजों को एक चीज से जोड़ना चाहता हूं। मैं इनको अर्थ से जोड़ना चाहता हूं, मैं इनको भावार्थ से जोड़ना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये टी मैंने यहां पे लिखा है। देखिए एक सिंगल लेटर का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता है। एक सिंगल लेटर का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। यदि इसके साथ में मैं एक दो शब्द और जोड़ दूं तो फिर इसका अर्थ निकल सकता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि उनका जो अरेंजमेंट है वो सही होना चाहिए। अब देखिए टेस्ट का कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन यदि मैं टेस्ट के जो लेटर्स हैं उनको मैं यदि इधर उधर लिखने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि मैं उनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकता हूं। मैंने यहाँ पे सी ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे टी ले लिया। अब देखिए कैट का मतलब बिल्ली होता है, यह अपने आप में सही है। मैं इन शब्दों को थोड़ा सा और दाएं बाएं करूंगा तो मैं लिख पाऊंगा एक्ट। टी यहाँ पे आ गया, ए आ गया, सी आ गया, तो एक्ट का मतलब होता है कानून, ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ड है जो मीनिंगफुल है। जी टेस्ट का कोई भी अपने आप में मीनिंग में होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो लेटर और लेटर्स के शामिल, लेटर के अंदर शामिल वॉवल और कॉन्सोनेंट के मिलने से जो मीनिंगफुल अर्थ निकलता है वो हमारा वर्ड होता है, ठीक है। लेटर्स में शामिल वॉवल और कॉन्सोनेंट के मिलने से जो मीनिंगफुल यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। हमारे सामने ये दो मीनिंगफुल वर्ड है। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि ये जो वर्ड्स हैं ये मीनिंगफुल होने चाहिए और इन्हीं मीनिंगफुल वर्ड से जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं और उनका यदि भावार्थ निकलता है तो उसको सेंटेंस कहा जाता है। यदि मैं आपके सामने कहूं कि देखिए स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलोगे कि सर ये लिखा हुआ है स्कूल। अब देखिए स्कूल का अपने आप में केवल इतना ही अर्थ है। स्कूल का केवल अर्थ निकलता है ए प्लेस वेयर वी गो फॉर स्टडी, ए प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी, ठीक है ना। एक ऐसा स्थान जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा स्थान जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं उस स्थान को कहते हैं स्कूल। अब इसका अर्थ तो निकलेगा लेकिन इसका भावार्थ नहीं निकलेगा। भावार्थ किसका निकलता है? भावार्थ हमेशा निकलता है सेंटेंस का, ठीक है ना। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज मीनिंगफुल, ठीक है ना, विच इज मीनिंगफुल, जो कि अर्थपूर्ण होता है वो हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्पेशली आपने एक और शब्द के बारे में सुना होगा जिसका नाम है फ्रेज। फ्रेज है ना, ये मीनिंगफुल नहीं होती है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, ठीक है ना, उसको फ्रेज कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि जो 26 जो लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स हमारे पास में कितने? 26। जब मैं 26 को डिवाइड करने की कोशिश करता हूं तो हमारे पास में 5 क्या आते हैं? वॉवल आते हैं। स्टूडेंट्स इसको वॉवल नहीं बोलेंगे, इसको वॉवल बोलेंगे, ठीक है ना। तो 5 कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों हमारे वॉवल है। रेस्ट बचे 21, ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स है। कितने हैं? 21। अब ध्यान रखना 21 कॉन्सोनेंट के अंदर भी आपका जो डब्ल्यू और वाई है इन दोनों को सेमी वॉवल कहा जाता है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवल कहा जाता है। डब्ल्यू को सेमी वॉवल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली आपको पता होगा कि जो डब्ल्यू की ध्वनि क्या होती है? व। इसी कारण अनेक शब्दों का निर्माण होता है। वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, whom, whose, etc. इस प्रकार से W से व्यंजन ध्वनियों का निर्माण होता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है यदि मैं आपके सामने लिखूं ब्लो तो यहाँ पे W की ध्वनि व नहीं होकर, यहाँ पे W की ध्वनि व नहीं होकर यहाँ इसकी ध्वनि आ रही है ओ। इसी प्रकार से थ्रो, एक आपने सब सुना होगा क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी जो एम्पायर की तरफ से गेंद को फेंकता है उसको कहते हैं बॉलर। तो W की ध्वनि वहां पे क्या आ रही है? ओ। तो कभी कभी ये ओ का साउंड देता है, कभी वो का साउंड देता है, इसीलिए इसको सेमी वॉवल कहा गया। बिल्कुल वाई के साथ में भी यही किस्सा है। देखिए वाई के लिए कौन सा हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कौन सा व्यंजन आएगा? ये आएगा, ठीक है ना। इससे बना ना आपका ये सब वाई ओ यू वी आर ए, युवराज, ठीक है ना। युवराज सिंह क्रिकेटर का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ये जो यहाँ पे यह है
वाई है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा या। लेकिन अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्लास खत्म होने के बाद में यदि मैं आपको वाई बोल दूं, ठीक है, या फिर आप इस साइकिल की मीनिंग को देखिए, अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे जो वाई है इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ इसका जो अर्थ होगा, जो वाई का जो ध्वनि यहाँ पे आएगी वो आएगी ई, यहाँ पे भी ई आएगी, देखो वाई साइकिल, ठीक है। इसका ही में देखिए, इसका ही जो लास्ट यहाँ पे वाई है, वाई की ध्वनि निकलेगी ई, तो ये जो वाई हमारा ये कभी कॉन्सोनेंट भी बनता है, कभी वावल भी बन जाता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू और वाई इनको सेमी वावल्स कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट हमारे पास में कितने हो गए, वावल्स हो गए 5 और कॉन्सोनेंट कितने हो गए 21। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा है कि सर लेटर्स तो हमारे पास में 26, लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या है, साउंड है हमारे 44, तो ऐसा कैसे हुआ। तो इसके लिए कभी ऐसा होता है कि इसके लिए आपको फोनेटिक्स और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी पढ़ना होता है, जहां पे आपको पता चल जाएगा। बेसिकली जितना मैं बता सकता हूं वो बात ऐसी है कि यदि लेटर हमारे पास में 26 है और साउंड हमारे पास में 44 है, तो इससे इस बात का पता चलता है कि अनेक सारे लेटर्स ऐसे हैं जो हो सकता है कि एक से ज्यादा साउंड को प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, इसीलिए 44 साउंड है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं आपकी एक और आगे क्लास लूंगा जिसमें मैं उस बात पे डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार ये 26 लेटर्स जो होते हैं वो 44 साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट और आइडियाज होते हैं और उनको किसी दूसरे व्यक्ति के सामने एक्सप्रेस करने के लिए हमें उन्हीं आइडियाज और थॉट को आवाज का रूप देना पड़ता है। आवाज का रूप देने के बाद में हम किसी भी प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं किसी लेटर को बोल सकता हूं, लेकिन एक सिंगल लेटर का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता, उन्हीं लेटर के मिलने से एक वर्ड बनता है। वर्ड अपने आप में अर्थपूर्ण होना चाहिए, उनका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, उन्हीं शब्दों के मिलने से हमारा एक सेंटेंस बनता है। लेकिन जरूरी है कि सेंटेंस के लिए भी सही होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो अनेक प्रकार की गलतियां उसके अंदर हो जाएगी। मान लो यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मेहमान को प्लेट में रख के खाना दो, तो ये अपने आप में गलत है। यदि मैंने आपके सामने कहा कि मेहमान को प्लेट में रख के खाना दो, तो ये वाक्य गलत हो गया। हाँ, सेंस तो आपको समझ आ गया कि मेहमान को खाना देना, ठीक है ना, प्लेट में रखे, लेकिन बोला कि मेहमान को प्लेट में रख के खाना दो, तो अरेंजमेंट यहाँ पे गलत है, यानी शब्दों का जो रख रखाव है वो यहाँ पे गलत है। इसीलिए अरेंजमेंट होना जरूरी है, ठीक है ना, तभी लैंग्वेज में इंप्रूव होता है।